सो हम चल रहे हैं अध्याय 12 देखेंगे और इसमें मैं पढ़ूँगा वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम के बारे में पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें बात करना चाहूँगा। आज मैंने एक वेबिनार लिया जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखी, जिसमें कि एक है डॉ मेथड। मैंने डॉ मेथड के बारे में सुना और इसके तरीके को मैंने देखा और इसके बारे में मैं अभी डिटेल में पढ़ूंगा भी। डॉ मेथड, इसमें बहुत अच्छी चीज़ दिखाई गई थी। जैसे मान लो कैंडल्स बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट है हाई 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 लो या लो हाई और लो लो। तो एक मैं यहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर इसको देखा जाए तो ये जो लाइन है ये इसको जो कहा जाएगा लोअर हाई और ये जो है इसको कहा जाएगा हायर हाई। फिर सेम टू सेम ये हो गया लोअर हाई, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो होता है। यस, ये मार्केट चढ़ने के ट्रेंड को दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हायर लो है, ठीक, और ये हायर हाई है। फिर ये जो लो था इसके ऊपर एक और हायर लो बना और फिर ये हायर हाई बना, मतलब ये वाला जो हाई है इसके ऊपर है। उसी तरीके से फिर ये हायर लो बना, मतलब इस वाले से ऊपर का लो है। यहाँ पर फिर हायर हाई बना और फिर यहाँ से मार्केट चेंज हुआ। अब जो ये बना है ये हायर हाई नहीं रह गया, क्योंकि ये जो है इसके ये नीचे क्लोज कर रहा है कैंडल, तो इसको हम कहेंगे लोअर हाई। और फिर अगर हम इसकी बात करें, ये भी अगर हम इस लो को देखेंगे, इससे ये लो ऊपर ही है अभी, तो इसको हम हायर लो ही कहेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें, ये लोअर लो बन गया है, मतलब इस वाले हायर लो से नीचे चला गया, तो ये लोअर लो हो गया। फिर ये लोअर हाई हुआ और फिर ये इस वाले से नीचे है इसलिए ये फिर लोअर लो हुआ और ये इससे नीचे है इसलिए लोअर हाई, फिर लोअर हाई और ये लोअर लो, ये लोअर हाई और ये लोअर लो। इस तरीके से ये होता है डॉ मेथड। इसमें हम जो भी लो जा रहा है ये अगर इसके नीचे नहीं है तो हम होल्ड करते रहेंगे, यहाँ भी होल्ड करेंगे, यहाँ भी होल्ड करेंगे। जैसे हमने देखा कि इस वाले के नीचे हाई आया है तो हम यहीं कहीं पर सेल करके निकल जाएंगे, मतलब अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो हमको अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमको इस तरीके से इतना प्रॉफिट मिल गया। यही कॉन्सेप्ट है। इसको आगे अच्छे से समझूंगा जब अलग से इसके बारे में पढ़ूंगा। हो सकता है हमें इस टेक्निकल एनालिसिस के मॉड्यूल में या इसके आगे मॉड्यूल में ये पढ़ने को मिले। खैर, अभी चलते हैं, हम वॉल्यूम को समझने की कोशिश करता हूँ। वॉल्यूम टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़रूरी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये हमें रुझानों मतलब ट्रेंड और पैटर्न की पुष्टि करने में मदद करता है। अब अगर बाजार की कारोबारी या बाजार के बारे में क्या सोच रहे हैं ये जानने के लिए वॉल्यूम पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे? वॉल्यूम जो है ये संकेत देता है कि किसी एक समय अवधि में कितने शेयर खरीदे और बेचे गए हैं। कोई शेयर जितना अधिक सक्रिय होगा उसका वॉल्यूम उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप हमारा राजा बैटरी के एमेरॉन राजा बैटरी के 100 शेयर 485 रुपये पर खरीदने का फैसला करते हैं और मैं 485 का अमरा राजा बैटरी के 100 शेयर बेचने का फैसला करता हूँ। यहाँ कीमत और वॉल्यूम का मैच है, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यापार हो जाएगा, क्योंकि बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों ही सेम प्राइस पर राजी हैं इसको लेने और देने में। अब आगे बात करते हैं कि आपने और मैंने मिलकर 100 शेयरों का वॉल्यूम बनाया है। कई लोग वॉल्यूम काउंट को 200 मतलब 100 खरीदा और 100 बेचा गया मान लेते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम को देखने का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। निम्नलिखित काल्पनिक उदाहरण से आपको ये समझाने में मदद मिलेगी कि किसी एक दिन में वॉल्यूम कैसे बढ़ता है। यहाँ पे एग्जाम्पल मानते हैं कि सुबह 9:30 पर कोई एक शेयर था जिसकी प्राइस 400 थी और ये पता नहीं क्या है
और फिर 10-30 पे इन्होंने 500 किया। अच्छा, ये प्राइस रेंज होगा शायद, फिर 500-900 है, इसको देखना पड़ेगा। इन्होंने प्राइस दिखाने की कोशिश की है कि प्राइस 400 था, फिर अप गया है शायद, फिर 350 पे आया है, और ऐसे ऐसे ये हुआ है। पहले यहाँ देखते हैं तब पता चलेगा। सुबह 9 साढ़े 9 बजे पर 62 रुपये 20 की कीमत पर 400 शेयर की खरीद बिक्री हुई। अच्छा, मतलब ये जो है ये अच्छा, यहाँ पे जो लिखा गया है वो दिख नहीं रहा है हमको, ब्लैक कलर में है, लेकिन ये समय है, ये खरीद है, ये बिक्री है, ये कीमत है, ये वॉल्यूम है, और ये बढ़ता कुल वॉल्यूम है। ओके, तो यहाँ पर ये है कि सुबह 9:30 बजे पर 400 की खरीद हुई और 400 की बिक्री हुई। कितने रुपए पे? 62 रुपये 50 पैसे पे। फिर जो है 500 की बारी आती है कि 1 घंटे बाद 500 शेयरों का कारोबार 62 रुपये 75 पैसे पे हुआ। इसीलिए सुबह 10:30 बजे यदि आप दिन के लिए कुल वॉल्यूम को देखते हैं तो ये 900 मतलब 400 प्लस 500 होगा। इसी तरह सुबह 11:30 बजे 63 रुपये 10 पैसे पे 350 शेयर की खरीद बिक्री हुई। अब 11:30 बजे तक वॉल्यूम 1250 हो गया है, मतलब 400 प्लस 500 प्लस 350। इसी तरीके से आगे भी चलेगा। यहाँ कुछ शेयरों के लिए वॉल्यूम को बताने वाला लाइव बाजार में एक स्क्रीनशॉट नीचे है। इस स्क्रीनशॉट को 5 अगस्त 2014 के अपराह दोपहर 2:55 पे लिया गया है। तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वॉल्यूम चल रहा है। अब आप ध्यान दें कि कमिंग इंडिया लिमिटेड जो है इसका वॉल्यूम 12,72,737 शेयर का है यहाँ पर। और इसी तरह नौकरी मतलब इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का वॉल्यूम 85,427 शेयर है। वॉल्यूम जानकारी को जो आप यहाँ देख रहे हैं वह कुल वॉल्यूम है, मतलब 2:55 पर 634 रुपये 90 पैसे लो और 689 रुपये 85 पैसे हाई से लेकर विभिन्न मूल्य बिंदुओं पर कमिंग के कुल 12,72,737 शेयरों का कारोबार हुआ है। बाजार बंद होने के 35 मिनट बचे होने के समय पर वॉल्यूम में बढ़ोतरी तर्क संगत है, बेशक ये मानते हुए कि कारोबारी बाकी के बचे हुए समय में भी स्टॉक में ट्रेड करना जारी रखें। वास्तव में यहाँ एक और स्क्रीनशॉट है जो उसी समय 3:30 बजे पर उन्हीं स्टॉक के लिए तैयार किया गया है। ये यहाँ पर इसमें जो है वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम 1:27 का था और यहाँ पर 1:34 हो गया है। उसी तरीके से इस शेयर का वॉल्यूम जो है अमर राजा का वॉल्यूम 2,51,000 था और यहाँ पे 2,90,000 कुछ हो गया है समथिंग। उसी तरीके से थॉमस का जो है ये 9,09,000 था और यहाँ पे 11 लाख हो गया है। ठीक है, देखते हैं ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कमिंग इंडिया लिमिटेड का वॉल्यूम 12,72,737 से बढ़ के 13,49,736 हो गया है। इसीलिए कमिंग इंडिया के लिए दिन का वॉल्यूम 13,49,736 शेयर है। और अगर नौकरी के लिए कुल वॉल्यूम 86,712 हुआ, यानी नौकरी के शेयर का वॉल्यूम 85,427 से बढ़ के 86,712 हो गया है। आपके लिए ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यहाँ दिखाए गए वॉल्यूम दिन की कुल वॉल्यूम का जोड़ है, यानी हर ट्रेड का वॉल्यूम जोड़कर बनने वाली संख्या। तो वॉल्यूम ट्रेंड तालिका। वॉल्यूम ट्रेंड तालिका क्या होती है? अपने आप में वॉल्यूम की जानकारी का कोई खास उपयोग नहीं है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि कमिंग इंडिया पर वॉल्यूम 13,49,736 शेयर है, तो अलग से सिर्फ ये जानकारी कितनी उपयोगी है? वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं होगा। हालांकि जब आप आज की वॉल्यूम की जानकारी को पहले की कीमत और वॉल्यूम के ट्रेंड के साथ देखते हैं तो फिर वॉल्यूम की जानकारी बहुत अधिक काम की हो जाती है। नीचे दी गई तालिका में आपको वॉल्यूम जानकारी का उपयोग करने का एक सारांश मिलेगा। इसमें बताया गया है कि बढ़त बढ़त बुलिश, मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है बढ़त हुई फिर गिरावट हो गई, यहाँ पे हमको सावधानी देने की ज़रूरत है, मतलब कि खरीदारी में दम नहीं रह गया है, अब बेचने वालों की संख्या ज़्यादा हो रही है। वैसे ही अगर गिरावट है और बढ़त है तो ये बेरिश का सिग्नल हो गया। गिरावट है तो सावधानी, बिकवाली में दम नहीं है, मतलब अब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा।
देखते हैं ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऊपर की दी गई तालिका में पहली पंक्ति कहती है, जब कीमत में बढ़ते के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ता है तो उम्मीद की तेज़ी की होती है, मतलब बुलिश की। इससे पहले कि हम ऊपर दी गई तालिका को समझें, इस बारे में सोचें कि हम वॉल्यूम को बढ़ोतरी के बारे में बता कर रहे हैं क्या कहते हैं, बढ़ोतरी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका वास्तव में क्या मतलब है, इसका संदर्भ यहाँ क्या है? क्या यहाँ पिछले दिन के वॉल्यूम की बात हो रही है या पिछले सप्ताह के कुल वॉल्यूम की, या वृद्धि कहाँ होनी चाहिए? कारोबारी आमतौर पर पिछले 10 दिनों के वॉल्यूम के औसत की तुलना आज के वॉल्यूम से करते हैं। आमतौर पर वॉल्यूम को ऐसे परिभाषित किया जाता है कि हाई वॉल्यूम का मतलब है कि आज का वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए पिछले 10 दिन के औसत वॉल्यूम से, तब इसका मतलब हुआ कि हाई वॉल्यूम है। लो वॉल्यूम का मतलब है कि आज का वॉल्यूम जो है ये पिछले 10 दिनों के औसत मूल्य से डाउन होना चाहिए। इसी तरीके से एवरेज वॉल्यूम का मतलब है कि आज का जो वॉल्यूम है वो पिछले 10 दिनों का औसत वॉल्यूम होना चाहिए, मतलब ये रेंज बाउंड हो गया। तो पिछले 10 दिन का औसत वॉल्यूम जानने के लिए आपको केवल वॉल्यूम बार पर एक मूविंग एवरेज लाइन खींचनी होगी। हम अगले अध्याय में मूविंग एवरेज पर चर्चा करेंगे, जैसे कि मूविंग एवरेज MACD की बात हो रही है मुझे जहाँ तक लग रहा है। ये खींचा गया है यहाँ पर, ये वाली लाइन, ये मुझे लग रहा है मूविंग एवरेज है कि वॉल्यूम कितना गया है। आज मुझे पता चला MACD के बारे में, मतलब चलो देखते हैं। ऊपर दिए गए चार्ट में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम नीले रंग के बार के रूप में चार्ट के नीचे में दिखाया गया है। वॉल्यूम बार पर खींची गई लाल रेखा 10 दिन के औसत को दर्शाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 दिन के औसत से अधिक और ऊपर वाले सभी वॉल्यूम बार को ज़्यादा वॉल्यूम का दिन माना जा सकता है। इन दिनों पर कुछ संस्थागत गतिविधि, मतलब इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी या बड़ी भागीदारी हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब आप कीमत वॉल्यूम तालिका देखें कि वॉल्यूम ट्रेंड चार्ट, मतलब कि तालिका के पीछे की सोच होती क्या है। जब संस्थागत निवेशक खरीद या बिक्री करते हैं तो वे स्पष्ट रूप से छोटे सौदे नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के LIC के बारे में सोचें, वे भारत में सबसे बड़े घरेलू संस्थागत निवेशकों में से एक हैं। अगर वे कमिंग इंडिया के शेयर खरीदेंगे तो क्या आप सोचेंगे कि वे 500 शेयर खरीदेंगे? जाहिर है वे शायद 50 लाख या 5 करोड़ शेयर खरीदेंगे, मतलब 5 लाख शेयर या इससे भी अधिक खरीदेंगे। अब अगर वे खुले बाजार में 5 लाख शेयर खरीदने वाले थे तो ये वॉल्यूम में दिखने लगेगा। इसके अलावा क्योंकि वे शेयरों का एक बड़ा हिस्सा खरीद रहे हैं, शेयर की कीमत भी बढ़ जाती है। आमतौर पर संस्थागत धन को स्मार्ट मनी कहा जाता है। यह माना जाता है कि स्मार्ट मनी बाजार में छोटे कारोबारियों की तुलना में हमेशा समझदारी से निवेश करता है। इसीलिए स्मार्ट मनी का अनुसरण करना एक बुद्धिमानी का काम है। यदि कीमत और वॉल्यूम दोनों में बढ़ोतरी हो रही है तो इसका केवल एक ही मतलब है कि एक बड़ा खिलाड़ी स्टॉक में दिलचस्पी दिखा रहा है। ऐसे में स्टॉक को खरीदना चाहिए, क्योंकि ये धारणा है कि स्मार्ट मनी हमेशा स्मार्ट निवेश करती है। तो ये कह सकते हैं कि जब भी आप खरीदने का फैसला करते हैं तो सुनिश्चित कर लें कि वॉल्यूम पर्याप्त है। इसका मतलब ये है कि आप स्मार्ट मनी के साथ में खरीद रहे हैं। यही बात ऊपर वॉल्यूम ट्रेंड तालिका की पहली पंक्ति की भी बता रही थी। जब कीमत और वॉल्यूम दोनों बढ़ जाते हैं तो तेजी की उम्मीद मानी जाती है। लेकिन दूसरी पंक्ति में संकेत के अनुसार जब मूल्य बढ़ता है और वॉल्यूम घट जाता है तब आपको क्या लगता है? निम्नलिखित बातों के आधार पर इसके बारे में सोचें। क्यों बढ़ रही है कीमत? क्यों बाजार में खरीदारी हो रही है? क्या कोई संस्थागत खरीदार कीमत बढ़ने के लिए जिम्मेदार है? कब संभावना है? आप कैसे जानेंगे कि संस्थागत निवेशकों द्वारा कोई खास खरीदारी नहीं की जा रही है? तो आसान है, यदि वे खरीद रहे हैं तो वॉल्यूम में वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। तो घटते वॉल्यूम और साथ में कीमत बढ़ने का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब है कि एक छोटी खुदरा भागीदारी के कारण कीमत बढ़ रही है, बड़ी संस्थागत खरीद से नहीं। इसीलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक बुल ट्रैप हो सकता है और आप फंस सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊपर की तालिका की तीसरी पंक्ति कहती है कि वॉल्यूम में वृद्धि के साथ में कीमत में कमी, मतलब एक मंदी की उम्मीद जग जाती है। आप ऐसा क्यों सोच सकते हैं? क्योंकि मूल्य में कमी के संकेत मिलते हैं कि बाजार कारोबारी स्टॉक बेच रहे हैं। वॉल्यूम में वृद्धि स्मार्ट मनी की उपस्थिति को इंगित करता है। एक साथ होने वाली दोनों घटनाएं, मतलब मूल्य में कमी और वॉल्यूम में वृद्धि का मतलब
ये होना चाहिए कि स्मार्ट मनी स्टॉक बेच रहा है, मतलब मूल्य में कमी हो रही है और वॉल्यूम में वृद्धि। एक साथ होने वाली दोनों घटनाएं, मतलब मूल्य में कमी और वॉल्यूम में वृद्धि का मतलब ये होना चाहिए कि स्मार्ट मनी स्टॉक बेच रहा है। चूँकि स्मार्ट मनी हमेशा स्मार्ट विकल्प चुनता है, इसीलिए स्टॉक में बिक्री के अवसर को तलाशना चाहिए। या दूसरे ढंग से कहें तो जब भी आप बेचने का फैसला करते हैं तो सुनिश्चित करें कि वॉल्यूम अच्छे हैं। इसका मतलब है कि आप भी स्मार्ट मनी के साथ बेच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि चौथी पंक्ति में जहां वॉल्यूम और कीमत दोनों में कमी आती है वहां क्या संकेत है? निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए कि क्यों घट रही है कीमत। क्योंकि बाजार के सहयोगी बेच रहे हैं। क्या कोई संस्थागत विक्रेता कीमत में कमी के साथ जुड़े हैं? कम संभावना है। आपको कैसे पता चलेगा कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिक्री के कोई आदेश नहीं है? सरल है। यदि वे बेच रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है और घटता नहीं है, तो आप कीमत और वॉल्यूम में गिरावट से क्या अनुमान लगाएंगे? इसका मतलब है कि छोटे कारोबारियों की बिकवाली के कारण कीमत कम हो रही है और संस्थागत निवेशक, मतलब स्मार्ट मनी के रूप में पढ़ें, नहीं बेच रहे हैं। इसीलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक बेयर ट्रैप हो सकता है। तो चेकलिस्ट को फिर से देखते हैं। आइए हम चेकलिस्ट को फिर से देखें और वॉल्यूम के परिप्रेक्ष्य में इसको समझें। एक स्टॉक में इस काल्पनिक टेक्निकल स्थिति की कल्पना करें कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का बनना। पहले चर्चा किए गए कारणों की वजह से ये एक लॉन्ग ट्रेंड का सुझाव देता है। बुलिश इंगल्फिंग के लो के पास सपोर्ट, मतलब सपोर्ट एक स्टॉक में मांग को दिखाता है। इसीलिए सपोर्ट के पास एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनने की से पता चलता है कि वास्तव में स्टॉक की मजबूत मांग है और इसीलिए कारोबारी स्टॉक खरीदने पर गौर कर सकता है। एक जाना पहचाना कैंडलस्टिक पैटर्न और स्टॉप लॉस के पास सपोर्ट, ये दोनों मिलकर एक कारोबारी को लॉन्ग जाने के लिए दोहरी पुष्टि देते हैं। अब लो के पास सपोर्ट के साथ में बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के दूसरे दिन यानी पीटी को नीली कैंडल पर हाई वॉल्यूम की कल्पना करें। आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं? अनुमान काफ़ी हद तक स्पष्ट है। हाई वॉल्यूम के साथ साथ कीमत बढ़ने में हमें पुष्टि होती है कि बड़े पार्टिसिपेंट शेयर खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो तीन संकेत यानी कैंडल स्टिक, एसआर और मतलब कैंडलस्टिक भी हो रही है और सपोर्ट और रेजिस्टेंट और वॉल्यूम एक साथ एक ही कार्रवाई यानी लॉन्ग करने का सुझाव देते हैं। इस तरह यहाँ एक बात की तीन तरह से पुष्टि हो रही है। तो जिस बात पर मैं यहाँ जोर देना चाहता हूँ यह है कि वॉल्यूम बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये ट्रेडर को पुष्टि करने में मदद करता है। इस कारण यह एक स्पष्ट चीज़ है और इसीलिए इसे चेकलिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। इसको जोड़कर अब नई चेकलिस्ट ऐसी दिखेगी कि स्टॉक में एक जाना पहचाना कैंडलस्टिक पैटर्न बनना है, सपोर्ट रेजिस्टेंट को व्यापार की पुष्टि करनी चाहिए, स्टॉप लॉस भी सपोर्ट और रेजिस्टेंट के आसपास होना चाहिए, एक लॉन्ग ट्रेंड के लिए पैटर्न का लो सपोर्ट के आसपास होना चाहिए और एक शॉर्ट ट्रेड के लिए पैटर्न का हाई रेजिस्टेंस के आसपास होना चाहिए। वॉल्यूम को ट्रेड की पुष्टि करनी चाहिए। खरीदने के दिन और बेचने के दिन वॉल्यूम एवरेज से अधिक होना चाहिए। लो वॉल्यूम उत्साहजनक नहीं है और इसीलिए जहां वॉल्यूम कम हो वहां ट्रेड करने से बचें। इस अध्याय में मुख्य बातें ये हैं कि किसी ट्रेंड की पुष्टि के लिए वॉल्यूम का उपयोग किया जाता है। 100 शेयर खरीदने और 100 शेयर बेचने के कुल वॉल्यूम को 100 होता है, उसको 200 नहीं कहा जाएगा। दिन के अंत का वॉल्यूम पूरे दिन के हर ट्रेड का कुल संयुक्त वॉल्यूम दिखाता है और हाई वॉल्यूम स्मार्ट मनी की उपस्थिति को बताता है। इसके बाद में हम बात करते हैं मूविंग एवरेज की। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। एक मॉड्यूल को ख़त्म करने में हमको समय लग रहा है। तो बात करते हैं, हम सब ने स्कूल में औसत के बारे में सीखा है। मूविंग एवरेज उसी का एक विस्तार है। मूविंग एवरेज से ट्रेंड पता चलते हैं और अक्सर उनकी सादगी और प्रभावशीलता के कारण इनका उपयोग किया जाता है।
इससे पहले कि हम मूविंग एवरेज सीखें, आइए हम जल्दी रिकैप से दोहरा लें कि औसत की गणना कैसे की जाती है। तो मान लें कि 5 लोग समुद्र तट पर धूप में बैठे हैं और एक अच्छा ठंडे शरबत का आनंद ले रहे हैं। गर्मी इतनी है कि उनमें से हर व्यक्ति कई बोतलें समाप्त कर देता है। अंतिम गणना इस तरह से माने। क्रम संख्या 1, 2, 3, व्यक्ति ए बी सी, बोतलों की संख्या 7, 5, 6, नीचे भी है। चौथा और पांचवा डी और ई 3 और 8, तो बोतलों की कुल संख्या हुई 29। अब मान लें कि छठवां व्यक्ति वहां आता है और वहां बिखरी पड़ी 29 बोतलों को देखकर ये जानने की कोशिश करता है कि हर व्यक्ति ने कितनी बोतल पी होगी। वो जल्दी से लोगों की कुछ संख्या को कुल बोतलों की संख्या से विभाजित करके ये संख्या निकालता है। इस मामले में ये गणना होगी कि 29/5 मतलब 5.8 बोतलें प्रति व्यक्ति। तो इस मामले में औसत हमें मोटे तौर पर बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने कितनी बोतल पी होगी। जाहिर है कि उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने औसत से ऊपर और कुछ ने औसत से नीचे उपयोग किया है। उदाहरण के लिए व्यक्ति ई ने पेय की 8 बोतलें पी, जो कि 5.8 बोतलों के औसत से ऊपर है। इसी तरह व्यक्ति डी ने सिर्फ 3 बोतलें पी, जो कि 5.8 बोतलों के औसत से नीचे है। इसीलिए औसत केवल एक अनुमान है और कोई भी इसे सटीक होने की उम्मीद नहीं कर सकता है। इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं कि शेयर में पिछले 5 ट्रेडिंग स्तरों के लिए आईटीसी लिमिटेड के समापन मूल्य दिए गए हैं। इसके आधार पर पिछले 5 दिन के औसत गणना निम्नानुसार की जाएगी। तारीख हो गई, कीमत की बंदी 14 को 344, 342, 344, 344, 344, तो कुल इसका निकल के आया 1719.75। तो 1719.75 को 5 से भाग दिया गया, औसत निकल के आया 343.95। इसीलिए पिछले 5 कारोबारी स्तरों में आईटीसी का औसत बंद भाव 343.95 रहा। हम समझते हैं कि मूविंग एवरेज मतलब कि द मूविंग एवरेज, इसे साधारण मूविंग एवरेज मतलब सिंपल मूविंग एवरेज भी कहा जाता है। अब एक नए उदाहरण पर विचार करें जहां आप पिछले 5 दिनों के लिए मैरिको लिमिटेड के औसत बंद की गणना करना चाहते हैं। डाटा कुछ इस प्रकार से है कि 239, 240, 241, 242 और 247। अब क्या जाएगा कि टोटल 12.3 आया है, इसका हम भाग दे देंगे 5 से, तो हमारा औसत निकला है 242.05। इसीलिए पिछले 5 कारोबारी स्तरों में मैरिको का औसत समापन मूल्य 242.50 रहा। अब आगे बढ़ते हैं। अगले दिन यानी 28 जुलाई को, 26 और 27 को क्रमशः शनिवार और रविवार थे। हमारे पास एक नया डेटा है, मतलब अब नए 5 दिन मतलब 22, 23, 24, 25 और 28 हम 21 तारीख के डेटा को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य न्यूनतम 5 दिन के औसत की गणना करना है। तो मानते हैं कि 22 को 240, फिर 241, 242, 247, 250, तो इन सभी का टोटल हुआ 1223.3। इसका औसत जब हमने निकाला तो 244.66 आया। इसीलिए पिछले 5 कारोबारी स्तरों में मैरिको का औसत समापन मूल्य 244.66 रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 5 दिन के औसत की गणना करने के लिए नवीनतम डाटा मतलब 26 जुलाई को शामिल किया है और सबसे पुराने डेटा मतलब 21 जुलाई को छोड़ दिया है। 29 तारीख को हम 29 का डेटा शामिल करेंगे और 22 के डेटा को बाहर कर देंगे। 30 तारीख को हम 30 का डेटा शामिल करेंगे और 23 को बाहर कर देंगे। तो हर बार हम नवीनतम डेटा पर जा रहे हैं और नवीनतम 5 दिन के औसत की गणना करने के लिए सबसे पुराने को छोड़ रहे हैं। इसी नाम को कहा जाता है मूविंग एवरेज। वाह, क्या समझाया है। उपरोक्त उदाहरण में मूविंग एवरेज की गणना बंद कीमत मतलब क्लोज पर आधारित है। कभी कभी मूविंग एवरेज की गणना अन्य मापदंडों जैसे कि हाई, लो और ओपन का उपयोग करके भी की जाती है। हालांकि ज़्यादातर कारोबारी और निवेशक क्लोज का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि यह उस कीमत को दिखाता है जिस पर कीमत पर बाजार अंत में रुकता है। मूविंग एवरेज की गणना मिनटों, घंटों से लेकर वर्षों तक किसी भी समय सीमा के लिए की जा सकती है। अपनी आवश्यकताओं के आधार पर चार्ट सॉफ्टवेयर से किसी भी समय सीमा का चयन किया जा सकता है। एक्सेल से परिचित लोगों के लिए यहाँ बताया गया है कि MS एक्सेल पर मूविंग एवरेज की गणना कैसे की जाएगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे रेफरेंस हो गया, सेल रेफरेंस हो गया, तारीख हो गई, क्लोज कीमत कितनी थी, 5 दिन का एवरेज और एवरेज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे इन्होंने तारीख ली है, एवरेज इतना रहा, टोटल इतना 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 रहा। इन्होंने फिर यहाँ पर 5वें दिन के बाद में 6ठे दिन
टोटल मार के यहाँ पर उसका एवरेज निकाला। एवरेज D3 से D7 तक का आया, 12×63 आया। फिर इसके बाद में एवरेज D4 से D8 का 12×59 आया, जिसमें कि इसको ऐड किया गया। इसको ऐड करके 12×50 आ गया मूविंग एवरेज। यहाँ पे इसको ऐड करके 12×38.76 आया। हमने D6 से लेकर D10 तक को यहाँ पर शामिल किया। तो इसके बाद में सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ और यहाँ पर इतना इतना एवरेज आया। समझते हैं, ऐसे एवरेज बढ़ता चला जा रहा है, मतलब हम 5-5 दिन के स्लैब को लेते जा रहे हैं और उसी तरीके से एवरेज करते जा रहे हैं। तो जैसे कि ये स्पष्ट है, जब क्लोज कीमत बदलती है तब मूविंग एवरेज बदलता है। ऊपर की कई गणना को सिंपल मूविंग एवरेज मतलब SMA भी कहा जाता है। वाह, ये था SMA। वेरी गुड। चूँकि हम इसे नवीनतम 5 दिनों के आंकड़ों के अनुसार पर गणना कर रहे हैं, इसीलिए इसे 5 दिन का SMA कहा जाएगा। इसके बाद 5 दिन के इस औसत यानी कि 5, 10, 50, 100, 200 दिनों की तरह कुछ भी हो सकता है, तो एक रेखा से जोड़ा जाता है जिसे मूविंग एवरेज लाइन कहते हैं, और ये रेखा समय बढ़ने के साथ आगे बढ़ती रहती है। नीचे दिखाए गए चार्ट में मैंने ACC के कैंडल स्टिक ग्राफ पर 5 दिन का SMA बनाया है, मतलब कि सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज। अच्छा, जो मैं बॉलिंजर बैंड यूज करता हूँ वो यही होता है कि ये इनके बीच के सिंपल मूविंग एवरेज को दिखा रहा है। बहुत बढ़िया। तो एक मूविंग एवरेज क्या बताता है और इसका उपयोग कैसे करेंगे। मूविंग एवरेज के कई प्रयोग हैं और जल्द ही मैं मूविंग एवरेज के आधार पर ट्रेंड का एक सरल तरीका पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले चलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में जानें। सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में हमने पढ़ लिया, SMA कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब EMA, और यहाँ पर लिखा गया है द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस उदाहरण में उपयोग किए गए एक डेटा बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे इस तारीख को कीमत थी 240, 241, 242, 247, फिर 250, सभी का यहाँ पे टोटल मारा गया। जब कोई इन नंबरों पर औसत की गणना करता है तो वो एक कल्पना की जाती है कि प्रत्येक डेटा बिंदु का महत्व एक समान है। मतलब हम ये मान रहे हैं कि 22 जुलाई का डेटा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 28 जुलाई का डेटा बिंदु। हालांकि बाजार में ये हमेशा सच नहीं हो सकता है। तकनीकी विश्लेषकों की मूल धारणा को याद कर रखें तो बाजार सब कुछ डिस्काउंट कर देता है। इसका मतलब है कि नवीनतम कीमत मतलब 28 जुलाई को कीमत में बाजार सभी ज्ञात और अज्ञात जानकारी को डिस्काउंट कर चुकी है। इससे ये भी पता चलता है कि 28 तारीख की कीमत 25वीं तारीख की तुलना में अधिक भरोसेमंद है। इसीलिए डाटा के नएपन के आधार पर डेटा बिंदुओं को महत्व देना चाहिए। इसीलिए 28 जुलाई के डेटा पॉइंट को सबसे ज़्यादा महत्व मिलता है, 25 जुलाई को अगला सबसे ज़्यादा वेटेज मिलता है, 24 जुलाई को तीसरा सबसे ज़्यादा वेटेज मिलता है, और इसी तरीके से यह सिलसिला चलता रहता है। ऐसा करके मैंने नएपन के अनुसार डेटा बिंदुओं के महत्व को बढ़ाया है। नवीनतम डेटा बिंदु को अधिकतम ध्यान दिया जाता है और सबसे पुराने डेटा बिंदु को कम से कम ध्यान दिया जाता है। संख्याओं के महत्व या वेटेज के आधार पर बने इस स्केल पर की गई गणना के प्राप्त औसत हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्रदान करते हैं। मैंने जानबूझकर EMA गणना भाग को छोड़ दिया क्योंकि अधिकांश तकनीकी विश्लेषक सॉफ्टवेयर में हमें EMA की कीमत पर खींचने से EMA को कीमतों पर खींचने की सुविधा मिल जाती है। इसीलिए हम इसकी गणना कैसे करते हैं ये सीखने के बजाय EMA के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ सिप्ला लिमिटेड का एक चार्ट है। मैंने सिप्ला के समापन मूल्यों पर एक 50 दिन का SMA काला और 50 दिन MA लाल पॉइंट किया है। यद्यपि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों 50 दिन की अवधि के लिए हैं। आप देख सकते हैं कि EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कीमतों से अधिक प्रभावित हो रहा है और इसीलिए ये कीमत से ज़्यादा करीब है। तो देखते हैं। वाह, ये हो गया हमारा SMA, ये हो गया, हाँ, ये EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज। तो EMA जो है लाल वाला ये इस तरीके से जा रहा है, SMA इस तरीके से। ओके, कहना क्या चाहते हैं ये EMA वर्तमान बाजार मूल्य पर सबसे तेज प्रतिक्रिया क्यों दिखाता है? क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे नए डेटा बिंदुओं को अधिक महत्व देता है।
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेंड को जल्दी फैसला लेने में मदद करता है। इसी कारण से ट्रेडर्स सिंपल मूविंग एवरेज के बजाय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं। तो मूविंग एवरेज का एक सरल उपयोग क्या हो सकता है? अगर बात करें, मूविंग एवरेज का उपयोग सही मौके पर स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए किया जा सकता है। जब स्टॉक मूल्य अपने औसत मूल्य से ऊपर ट्रेड करता है तो इसका मतलब है कि कारोबारी स्टॉक को उसी औसत कीमत से अधिक कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है कि ट्रेडर को उम्मीद है कि स्टॉक का मूल्य बढ़ेगा, इसलिए ऐसे अवसरों पर खरीदने पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से जब स्टॉक मूल्य अपने औसत मूल्य से नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रेडर अपने औसत मूल्य से कम कीमत पर स्टॉक बेचने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि ट्रेडर मानता है कि स्टॉक की कीमत और नीचे जा सकती है, इसीलिए ऐसे में बेचने के अवसर देखने चाहिए। तो इन निष्कर्षों के आधार पर हम एक सरल ट्रेडिंग सिस्टम विकसित कर सकते हैं। एक ट्रेडिंग सिस्टम को नियमों को एक ऐसा समूह माना जा सकता है जो आपको एंट्री और एग्जिट से के सही समय की पहचान करने में मदद करता है। अब हम 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आधार पर एक ऐसी ट्रेडिंग सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि एक अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम आपको ट्रेंड में एंट्री और एग्जिट करने के लिए संकेत देता है। हम निम्नलिखित नियमों के साथ मूविंग एवरेज ट्रेंड सिस्टम को विकसित करेंगे। नियम पहला यह है कि मौजूदा बाजार मूल्य यानी कि करंट मूविंग प्राइस के 50 दिन मतलब कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अधिक होना चाहिए। ओके, मतलब करंट मूविंग प्राइस जो है वो 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अधिक हो जाने पर खरीदें, मतलब लॉन्ग करें। एक बाजार जब आप लॉन्ग करते हैं तो आपको तब तक निवेशित रहना चाहिए जब तक कि वे बेचने के लिए नियम की सही स्थिति ना आ जाए। नियम 2 कहता है कि वर्तमान बाजार मूल्य यानी कि करंट मूविंग प्राइस के 50 दिन मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से कम होने पर लॉन्ग से बाहर निकलें, स्क्वायर ऑफ कर लें। यहाँ एक चार्ट है जो अंबुजा सीमेंट पर इस ट्रेडिंग सिस्टम के प्रयोग को दिखाता है। प्राइस चार्ट पर काली रेखा 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं। ये यहाँ से जा रहा था और जाते जाते ये। तो बाएं से शुरू करें तो खरीदने का पहला अवसर 165 पर नज़र आया और चार्ट पर B1 मतलब 165 के रूप में इसे दिखाया गया है कि यहाँ पे बाई किया गया। ध्यान दें कि बिंदु B1 पर शेयर की कीमतें अपने 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तुलना में ऊपर हो गई हैं। इसीलिए ट्रेडिंग सिस्टम पहले नियम के अनुसार यहाँ हम एक नया लॉन्ग बना सकते हैं। पचास दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद में ट्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक ही हम तब तक निवेशित रहेंगे जब तक हमें एक एग्जिट का संकेत नहीं मिल जाता है, जो हमें अंततः 187 पर मिला, जिसे S1 के रूप में दिखाया गया है। इस ट्रेंड से परित शेयर 22 रुपये का लाभ हुआ। लॉन्ग जाने का अगला संकेत B2 मतलब 178 पर आया। इसके बाद S2 182 पर स्क्वायर ऑफ करने का संकेत मिला। ये ट्रेड उतना प्रभावशाली नहीं था क्योंकि इससे महज 4 रुपये का लाभ हुआ। हालांकि अंतिम ट्रेड हमने 165 पे लिया और 215 काफ़ी प्रभावशाली थे, जिसके परिणाम स्वरूप 50 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ ट्रेडिंग सिस्टम के आधार पर किए गए इन सौदों का सारांश दिया गया है। पहले हमने 165 पे लिया, 187 पे बेचा 22 रुपये का मतलब 13% मिला। 178 182 पे 4 का मतलब 2.2 और 165 से 215 मतलब 30%। तो उपरोक्त तालिका से ये बहुत साफ है कि पहले और अंतिम ट्रेड लाभदायक थे, लेकिन दूसरा व्यापार इतना लाभ नहीं था। यदि आप देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ तो ये दिखेगा कि ट्रेडर 1 और 3 के दौरान स्टॉक एक दिशा में चल रहा था, लेकिन दूसरे व्यापार के दौरान स्टॉक की दिशा साफ नहीं थी, वो साइडवेज हो गया था। यह हमें मूविंग एवरेज के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष ले जाता है कि मूविंग एवरेज जब एक ट्रेंड में होता है तो शानदार ढंग से काम करता है, और जब स्टॉक बिना ट्रेंड साइडवेज चल रहा होता है तो मूविंग एवरेज अच्छा प्रदर्शन करने में विफल हो जाता है। मूल के रूप में इसका अर्थ है कि मूविंग एवरेज को एक ट्रेंड से जुड़ी प्रणाली माना जाना चाहिए। मूविंग एवरेज के आधार पर ट्रेडिंग के लिए के अपने निजी अनुभव हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर ध्यान दिया है, जैसे कि
मूविंग एवरेज आपको बिना ट्रेंड वाले साइडवेज बाजार के दौरान कई ट्रेडिंग सिग्नल खरीदने और बेचने दोनों के लिए देता है। इन संकेतों में से अधिकांश मामूली लाभ वाले या नुकसान वाले होते हैं, लेकिन आमतौर पर उनमें से एक ट्रेड में से एक विशाल रैली मतलब कि जैसे B3 165 वाला ट्रेड था के परिणाम स्वरूप भारी मुनाफा हुआ। तो कई छोटे ट्रेड से बड़े विजेता ट्रेड को अलग करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ट्रेंड को उन संकेतों में से मुनाफे वाले ट्रेंड चुनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वास्तव में ट्रेंड को उन सभी ट्रेड को करना चाहिए जो सिस्टम सुझा रहा होता है। याद रखें कि मूविंग एवरेज ट्रेंड सिस्टम में नुकसान न्यूनतम है, लेकिन एक बड़ा ट्रेंड सभी नुकसानों की भरपाई के लिए काफ़ी है और आपको पर्याप्त लाभ दे सकता है। मुनाफा कमाने वाले इन ट्रेंड में आप तब तक रहते हैं जब तक कि ट्रेंड बना रहे, कभी कभी कई महीनों तक भी। इसी कारण से मूविंग एवरेज को लॉन्ग टर्म निवेश के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मूविंग एवरेज ट्रेडिंग सिस्टम में सफल होने की कुंजी है उन सभी ट्रेड को करना जो कि सिस्टम ने संकेत में सुझाए हैं। उन पर अलग से विचार करके चुनना गलत होगा। यहाँ पर BPLC डू यू मीन BPLC हियर का एक और उदाहरण है जहाँ मूविंग एवरेज सिस्टम ने बिना ट्रेंड वाले साइडवेज बाजार के दौरान कई ट्रेंड का सुझाव दिया था। हालांकि उनमें से कोई भी वास्तव में लाभदायक नहीं था, लेकिन अंतिम एक ट्रेड में लगभग 5 महीनों में 67% लाभ हुआ। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर प्रणाली, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम। जैसे कि स्पष्ट है कि सादे मूविंग एवरेज सिस्टम के साथ समस्या ये है कि वो एक साइडवेज मार्केट में बहुत अधिक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर प्रणाली सादे मूविंग एवरेज सिस्टम पर एक सुधार है। ये व्यापारी को एक साइडवेज बाजार में कम ट्रेंड को लेने में मदद करता है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम में ट्रेडिंग एक मूविंग एवरेज के बजाय दो मूविंग एवरेज औसत को जोड़ता है। इसे आमतौर पर स्मूथिंग कहा जाता है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण 100 दिन के EMA मतलब कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जोड़ना होगा। छोटे मूविंग एवरेज, इस मामले में 50 दिन को तेज यानी फास्ट मूविंग एवरेज भी कहा जाता है, जबकि लंबे मूविंग एवरेज मतलब 100 दिन के मूविंग एवरेज को धीमी यानी लोअर मूविंग एवरेज कहते हैं। छोटे मूविंग एवरेज की गणना करने के लिए डेटा बिंदुओं की कम संख्या होती है और इसीलिए ये वर्तमान बाजार मूल्य के करीब रहती है और इसीलिए अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करती है। लंबे मूविंग एवरेज की गणना करने के लिए अधिक संख्या में डेटा बिंदु होते हैं और इसीलिए ये वर्तमान बाजार मूल्य से दूर रहना जाता है, इसीलिए इसमें प्रतिक्रियाएं धीमी होती हैं। यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है जो आपको दिखा रहा है कि चार्ट पर लोड होने पर दो मूविंग एवरेज कैसे काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को दिखाने वाली काली रेखा वर्तमान बाजार के मूल्य के करीब या तेज़ी से प्रतिक्रिया करती है, जबकि 100 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस प्रतिक्रिया धीमी होती है को दिखाने वाली गुलाबी रेखाएं इससे कुछ दूर हैं। कारोबारियों ने एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बेहतर करने के लिए क्रॉसओवर सिस्टम के साथ सादे मूविंग एवरेज सिस्टम को भी संशोधित किया है। इस प्रक्रिया में व्यापारी को बहुत कम संकेत मिलते हैं, लेकिन व्यापार के लाभदायक होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। क्रॉसओवर सिस्टम के लिए एंट्री और एग्जिट नियम कुछ इस प्रकार से हैं। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज किसी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से अधिक हो जाती है, जब नियम एक की बात करें, जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज किसी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से अधिक हो जाती है तो ट्रेंड को खरीदना मतलब कि नई लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। इस ट्रेड में तब तक रहें जब तक यह स्थिति बनी रहे। दूसरी तरफ नियम 2 में जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से कम हो जाता है तो लॉन्ग ट्रेंड से बाहर निकल जाना चाहिए, पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेनी चाहिए। आइए हम पहले
के लिए BPCL उदाहरण के लिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम लागू करें। तुलना में आसानी के लिए मैं BPCL के चार्ट को 50 दिन के मूविंग एवरेज के साथ पुनः पेश किया। ध्यान दें, जब बाजार साइडवेज चल रहे थे, मूविंग एवरेज यानी मूविंग एवरेज ने कम से कम 3 ट्रेडिंग सिग्नल का सुझाव दिया। इसमें चौथा ट्रेडिंग मुनाफे वाला था, जिसके परिणाम स्वरूप 67% का लाभ हुआ। नीचे दिखाया गया है कि चार्ट 50 और 100 दिन के EMA के साथ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम के उपयोग को दिखाता है। काली रेखा 50 दिन की मूविंग एवरेज को दिखा रहा है और गुलाबी रेखा 100 दिन के मूविंग एवरेज को। क्रॉसओवर नियम के अनुसार लॉन्ग जाने वाले का संकेत तब मिलता है जब 50 दिन मूविंग एवरेज कम समय वाले मूविंग एवरेज 100 दिन के मूविंग एवरेज से अधिक हो जाते हैं। क्रॉसओवर पॉइंट को एक तीर से हाईलाइट किया गया है। कृपया ध्यान दें कि क्रॉसओवर सिस्टम कैसे ट्रेडर को 3 लाभहीन ट्रेंड से दूर रखता है। यह क्रॉसओवर सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है। एक ट्रेंड क्रॉसओवर सिस्टम पर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बनाने के लिए किसी भी संयोजक या मेल का उपयोग कर सकता है। स्विंग ट्रेडर के लिए कुछ लोकप्रिय संयोजक हैं। 9 दिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 21 दिन मूविंग एवरेज के साथ शॉर्ट टर्म के ट्रेडर के लिए इसका उपयोग करें कुछ ट्रेडिंग स्तर तक। 25 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ मीडियम टर्म के ट्रेडर्स कुछ हफ्तों तक की पहचान करने के लिए इसका उपयोग करें और 50 दिन से 100 दिन के EMA के साथ में कुछ महीनों तक चलने वाले ट्रेडों की पहचान करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में 100 दिन के EMA के साथ में 200 दिन के लॉन्ग टर्म मतलब कि निवेशकों के अवसर की पहचान करने के लिए इसका उपयोग करें। उनमें से कुछ 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक भी कर सकते हैं। याद रखें, अधिक समय अवधि के लिए ट्रेडिंग सिग्नल की संख्या कम होती है। यहाँ 25x50 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का एक उदाहरण है। यहाँ 3 ट्रेडिंग संकेत हैं जो क्रॉसओवर नियम के तहत हैं। तो पिंक वाला हो गया हमारा EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और काला वाला हो गया हमारा SMA मतलब स्मॉल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। कहने की ज़रूरत नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम भी लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति इंट्राडे अवसरों की पहचान करने के लिए 15x30 मिनट के क्रॉसओवर का उपयोग कर सकता है। एक अधिक आक्रामक कारोबारी मतलब कि अग्रेसिव ट्रेडर 5x10 मिनट के क्रॉसओवर का उपयोग कर सकता है। आपने बाज़ारों में ये लोकप्रिय कहावत सुनी होगी कि ट्रेंड है और आपका दोस्त, द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड है आपका दोस्त। मूविंग एवरेज आपको इस दोस्त को पहचानने में मदद करता है। याद रखें, मूविंग एवरेज एक ट्रेंड का अनुसरण करने वाली प्रणाली है। जब तक एक ट्रेंड है, मूविंग एवरेज शानदार ढंग से काम करता रहेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस समय सीमा का उपयोग करते हैं या कौन से संयोजक का इस्तेमाल करते हैं। तो इस अध्याय से हमने सीखा है कि औसत मतलब गणना संख्याओं की एक श्रृंखला का जल्दी से निकाला गया अनुमान होता है। एक मूविंग एवरेज गणना में जहां नवीनतम डेटा शामिल होता है और सबसे पुराने डेटा को बाहर रखता है। सरल मूविंग एवरेज मतलब SMA श्रृंखला के सभी डेटा बिंदुओं को समान भार देता है। वहीं एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब EMA डेटा को उसके नएपन के अनुसार से मापता है। नए डेटा को अधिकतम वेटेज मिलता है और सबसे पुराने को सबसे कम वेटेज मिलता है। सभी व्यापारिक उद्देश्यों के लिए सिंपल मूविंग एवरेज की जगह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का प्रयोग करें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे नए डेटा बिंदुओं को अधिक वेटेज देता है और वर्तमान बाजार मूल्य एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अधिक होने पर आउटलुक तेजी का होता है। वर्तमान बाजार मूल्य EMA से कम होने पर आउटलुक मंदी का हो जाता है। इसी के साथ में बिना ट्रेंड वाले मार्केट में मूविंग एवरेज के इस्तेमाल से लगातार नुकसान हो सकता है। इसे दूर करने के लिए
EM में क्रॉसओवर प्रणाली को अपनाया जाता है। एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम में मूल चार्ट को 2 EMA के साथ रखा जाता है। छोटा EMA प्रतिक्रिया करने में तेज होता है, जबकि लंबे समय का EMA प्रतिक्रिया करने में धीमा होता है। जब तेज EMA धीमी EMA से ऊपर होता है और उसके पार हो जाता है तो दृष्टिकोण तेजी का हो जाता है। ऐसे में स्टॉक खरीदने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और ये ट्रेंड उन बिंदुओं तक रहता है जहां EMA धीमे EMA से नीचे जाने लगे। एक क्रॉसओवर सिस्टम के लिए समय सीमा जितनी लंबी होती है, ट्रेडिंग सिग्नल उतने ही कम हो जाते हैं। तो हमने अध्याय 13 कंप्लीट कर लिया। हम 14 में समझेंगे इंडिकेटर्स के भाग 1 को। यहीं पे हम इसको रोकते हैं। अब आगे हम